नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने ने पिछली क्लास में देखा था, संवैधानिक विकास के प्रक्रिया में 1858 का भारत शासन अधिनियम, उस अधिनियम में अपने कुछ संशोधन होते हुए देखे थे। आज उसी से आगे चलते हुए एक नया टॉपिक, नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 1861 का भारत काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए उन सबको आज अपने देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 1861 भारत परिषद अधिनियम। अब आप देखिए, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि अंग्रेजों के पास ऐसी क्या व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने आधी से ज़्यादा आबादी पर, दुनिया पर क्या किया, शासन किया। और मैंने आपको बताया था उसका एक प्रमुख कारण था, उनके पास एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसके माध्यम से उन्होंने दुनिया की आधी आबादी पर क्या किया, शासन किया। तो पहले कुछ इस अधिनियम को समझने से पहले के जो अधिनियम है उनका थोड़ा सा समराइज करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या था, और आपके समझने के लिए बड़ा आसान चीज़ होगी। देखिए, व्यवस्थाएं क्या थी उसको समझने की जरूरत है। एक व्यवस्था तो इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड में क्या व्यवस्था थी? सबसे ऊपर होता है सम्राट, सम्राट के नीचे होती है संसद, और संसद के नीचे होता है पीएम, और पीएम के नीचे होती है मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का ही एक सदस्य है कौन? भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद, और इस 15 में भी मैंने आपको कहा था 2 भागों में बंटे हुए थे, 8 और 7 सदस्य। अब समझिए, ये पूरी की पूरी व्यवस्था इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के अंदर पूरी व्यवस्था, और इंग्लैंड के माध्यम से ही, इस व्यवस्था के माध्यम से भारत को संचालित किया जा रहा है। सम्राट का प्रतिनिधि संसद, संसद के प्रतिनिधि के तौर पर पीएम, पीएम के नीचे काम करने वाले सहयोगी मंत्री परिषद, और उन मंत्री परिषद में एक कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्री था जिसको कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या जिसे कहा जाता था भारत सचिव या भारत मंत्री। उस भारत मंत्री की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद होती थी, जिसमें 8 और 7 दोनों अलग अलग कैटेगरी के सदस्य होते थे, और ये सहायता करते थे किसको? भारत के सचिव को। इस तरीके से इस पूरी व्यवस्था के द्वारा भारत में क्या किया जा रहा था? शासन संचालित किया जा रहा था। पहली चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज को समझिए कि यहां से जब भारत को संचालित किया जा रहा है, तो ये जो भारत का सचिव है, भारत में, यहां बात करी थी अपने ने इंग्लैंड में, और यहां बात कर रहे हैं भारत में। भारत के अंदर जो सचिव है, आपको पता है 1858 के अधिनियम से पहले वो क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल। और 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या कहलाएगा? वायसराय। तो ध्यान रखिएगा, वायसराय और उसकी परिषद, ये प्रतिनिधि किसकी है? सचिव की।
समझ में आ गया? ये सारी जानकारियां या किसके प्रति जवाबदेह है? सचिव के प्रति। सचिव किसके प्रति जवाबदेह है? पीएम के प्रति। पीएम किसके प्रति जवाबदेह है? संसद के प्रति। और संसद किसके प्रति जवाबदेह? सम्राट के प्रति। इस तरीके से पूरा का पूरी शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। अब इस शासन व्यवस्था में 1861 के अधिनियम में क्या परिवर्तन हुआ वो अपने देखते हैं। तो देखिए, वायसराय की परिषद और प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रही थी। बिल्कुल आपको पता है, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। और परिषद में मैंने आपको कहा था कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। पहली चीज समझिएगा, कुल कितने सदस्य? 4 सदस्य। इन 4 सदस्य जो परिषद में थे, इन पहला कार्य क्या किया गया? इन 4 सदस्यों में से एक सदस्य की और वृद्धि कर दी गई। और अब कुल कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य को और बढ़ा दिया गया और वो सदस्य 5वें सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में क्या हुआ? शामिल हुआ। पहली चीज परिवर्तन हुआ। अब आपको पता है कि ये परिषद काम क्या करती थी? ये जो अब तक 4 सदस्यों की परिषद थी, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था गवर्नर जनरल को सलाह देना। एक तरीके से एडवाइजरी थी कि गवर्नर जनरल को कार्य करने के लिए क्या देना? सलाह देना। लेकिन यहां पर एक चेंज तो ये हुआ कि ये जो सलाहकारी संस्था थी या परिषद थी या सदस्य थे, इनकी संख्या में परिवर्तन किया गया। और पहली बार इन जो 5 सदस्य हैं, इन 5 सदस्यों के कार्य क्षेत्र में भी बंटवारा किया गया। यानी कि इनको अलग अलग पोर्टफोलियो या विभाग दिया गया। तो भारत में पहली बार विभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है। देखिए, गृह विभाग, मिलिट्री विभाग, कानून विभाग, वित्त विभाग और लास्ट में राजस्व विभाग। समझिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 सदस्य बना दिए गए। और 5 सदस्य जो अब तक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहे थे या सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, उनको अलग अलग विभाग दे दिए गए। उन विभागों का उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया और कहा गया आज के बाद इन विभागों की जिम्मेदारी आपकी होगी, आप इन विभागों के प्रति क्या होंगे? जवाबदेह होंगे। 5 व्यक्तियों के अलग अलग और 5 ही विभाग उस समय थे। तो समझ गया, 5 विभाग दे दिए गए। और ये 5 विभाग के कारण भारत में क्या व्यवस्थाएं शुरू हुई? विभागीय प्रणाली, या जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ गई? 5 अब तक सलाहकार के रूप में थे, अब उनके विभागों का व्यवस्था कर दी गई। कहीं ना कहीं आपको इस व्यवस्था में भी एक नई व्यवस्था देखने को मिलती है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। विभागीय व्यवस्था का नाम ही आगे चलकर क्या बना? मंत्रिमंडलीय। प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होगा और उस विभाग की जिम्मेदारी या उसके प्रति जवाबदेह वो मंत्री होगा, जैसे आज होता है। सेम यही व्यवस्था आज तक चली आ रही है। पहली चीज चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा, किसमें? वायसराय की परिषद में 4 सदस्य से एक सदस्य बढ़ा दिया गया और विभागों का बंटवारा कर दिया गया। दूसरा चेंज क्या किया गया? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 माह अपने विवेक से दी गई। ध्यान रखिएगा,
यहाँ से व्यवस्था चली है अध्यादेश की और वो अनवरत रूप से अभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल है। आर्टिकल 1 to 3 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और उसी आर्टिकल को आप बदल दो और क्या कर दो 213, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ये व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ से? वायसराय और उसकी शक्ति से, और वायसराय को क्या दे दी गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये दो परिवर्तन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरा परिवर्तन आपने देख लिया। तीसरा मेजर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, अपने ने 1853 का अधिनियम पढ़ा था और उस अधिनियम के तहत आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल के दो कार्य क्षेत्र थे, एक प्रशासनिक और एक विधायिक। विधायिका से संबंधित कार्य। तो क्या चेंज किए गए? मैंने आपको कहा था विधायिका के लिए एक अलग से परिषद बनाई गई और उस परिषद में कुल 12 सदस्य शामिल किए गए थे। ये मैं आपको ऑलरेडी 1853 के अधिनियम में बता चुका हूं, समझना, उसकी कोशिश करना उसमें। ठीक है, क्यों बता रहा हूं उसका कारण है। इस विधायिका में 12 सदस्य चुने गए थे। 6 सदस्य तो कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल, सेकंड उसके 4 सदस्य परिषद के और एक सेनापति। बता चुका हूं मैं आपको, यह व्यवस्था थी। और 6 सदस्य बाकी जो 6 सदस्य थे, उन 6 सदस्यों में कौन कौन से थे मैं आपको बता चुका हूं। 4 सदस्य तो प्रांत से। अब आप ये मत पूछना कौन कौन से प्रांत, बंगाल, मुंबई, उसके अलावा मद्रास और उसके अलावा उत्तर पश्चिमी प्रांत। इन प्रांतों से कहीं ना कहीं 4 सदस्य चुने गए और 2 कौन थे? न्यायाधीश। बता चुका हूं, ये चीज बता चुका हूं। 2 न्यायाधीशों में से एक मुख्य न्यायाधीश और एक सीनियर जज, उन दोनों को शामिल किया गया था। और ये सब काम क्या कर रही थी? विधायिका के रूप में काम कर रही थी। यानी कि जो भी कानून बनाना है उस कानून के रूप में ये काम कर रही थी। एजुकेटिव जब बात कर रहे हैं तो एजुकेटिव में तो इतने सदस्य थे, लेकिन उसके लेजिस्लेटर की बात करें तो लेजिस्लेटर में ये 6 सदस्य और शामिल हो जाते थे। तो लेजिस्लेटर के रूप में काम करना, लेजिस्लेटिव के रूप में काम करने के लिए कुल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य हो गए? 12। अब इस अधिनियम में क्या किया गया उसको समझिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से ये जो 4 और 2 6 सदस्य थे, इनको हटा दिया गया, इनको समाप्त कर दिया गया कि अब इस तरह का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा। और इनकी जगह क्या किया गया? एडिशनल मेंबर जोड़ दिए गए। एडिशनल मेंबर जोड़ दिए गए। और ये जो एडिशनल मेंबर जोड़ दिए गए, ये जो मेंबर थे, इनकी संख्या 6 से लेकर 12 तक हो सकती थी। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो मिनिमम हो सकती है और अधिकतम क्या हो सकती है? मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। 6 से 12 सदस्य चुने जा सकते हैं। इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब पहला मेजर समझ में आ गया कि लेजिस्लेटिव में क्या चेंज किया गया। 12 के 12 ही सदस्य थे, लेकिन 6 सदस्य तो एजुकेटिव से थे और 6 जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दे रखा था उनको यहां पर समाप्त कर दिया गया।
और उन 6 उनकी जगह एडिशनल मेंबर जोड़े गए और एडिशनल मेंबर जो थे उनको 2 भागों में बांटा गया। ये भी ध्यान रखिएगा, एडिशनल मेंबर 2 टाइप, एक ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल। समझ में आ गई, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। और इसमें कहा गया जितने भी एडिशनल मेंबर होंगे उसमें 50% ऑफिशियल और 50% नॉन ऑफिशियल होंगे। और इन नॉन ऑफिशियलों में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। चीजों को समझ लेना कि भारतीय कहां पर शामिल हो रहे हैं। कोई कहीं पर भी शामिल नहीं हो रहे हैं। वायसराय उसकी काउंसिल में शामिल ले रहे हैं, उसमें से कुछ शामिल नहीं हो रहे हैं। यहां पर जो लेजिस्लेटिव काम कर रही है उसमें भी 6 सदस्यों में कोई काम नहीं कर रहा है। जो 6 एडिशनल, जो 6 अन्य सदस्य थे जो प्रांतीय थे, उन 6 सदस्यों के जगह हटाकर एडिशनल मेंबर बनाए गए और एडिशनल मेंबर जोड़े गए और उनको भी 2 भागों में बांट दिया गया, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। और ऑफिशियल में केवल वही मेंबर होंगे जो ब्रिटेन के सरकार के प्रतिनिधि होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, सरकारी तौर पर अधिकारी होंगे वो। और नॉन ऑफिशियल तौर पर किसको शामिल किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा। तो भारतीय पहली बार शामिल हो रहे हैं केंद्रीय विधायिका में। किसमें, केंद्रीय विधायिका के अंदर शामिल हो रहे हैं। और केंद्रीय विधायिका में कुल कितने सदस्य, 12 सदस्य। 12 सदस्य में 6 सदस्य और 6 में सबसे प्रमुख जो है वो कौन है, गवर्नर जनरल, उसकी परिषद के 4 सदस्य, एक सेनापति, और जो 6 अन्य थे उनमें से चेंज कर दिया गया और ये भारतीयों को। और इन भारतीय भी यहां पर जो शामिल हुए उनकी कुल संख्या कितनी है। अब आप समझोगे कि भारतीय को शामिल किया गया तो 3 भारतीय शामिल कर रहा है। कौन कर रहा है, गवर्नर जनरल के द्वारा किए जा रहे हैं। तो कुछ वीआईपी लोग या कुछ विशेष लोग या कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के हितैषी रहे होंगे, उनके समान विचारों के प्रभाव से रहे होंगे या उनके कहीं ना कहीं हितकारी रहे होंगे। ये 3 सदस्य जोड़े गए। एक थे पटियाला का राजा, एक ग्वालियर नरेश और एक बनारस का राजा। यहां से एक एक सदस्य को इसमें शामिल किया गया और जिनका उद्देश्य कहीं ना कहीं सहयोग देना, किसको, गवर्नर जनरल को। पहली चीज। एक चीज और बता देता हूं, ये नॉन एडिशनल जो मेंबर थे इनके पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं थे। ये किसी भी प्रकार के फाइनेंस से संबंधित किसी भी तरीके से चर्चा नहीं कर सकते थे, ना ही उन पर किसी प्रकार का कोई बिल ला सकते थे, चर्चा कर सकते थे, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रश्न, क्वेश्चंस पुटअप कर सकते थे। कहने के लिए केवल भारतीयों को शामिल किया गया। किसके रूप में, एडिशनल मेंबर में भी किसके रूप में, ध्यान रखिएगा, एडिशनल मेंबर में भी नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। ये चेंज आपको यहां पर देखने को मिलेगा इस अधिनियम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, उसको समझिएगा। ठीक है। इसके अलावा 4th क्या चेंज किया गया, 4th चेंज ये किया गया कि जो प्रांत थे, प्रोविजन थे, उन प्रांतों को पुनः विधायी अधिकार दे दिए गए। प्रांतों को स्वयं के कानून बनाने का अधिकार 1833 के अधिनियम 1833 के अधिनियम से छीन लिया गया था। वो अधिकार उनको पुनः दे दिया गया। समझ में आ गई बात। यानी कि अब वो अपने यहाँ पर भी क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है। तो मद्रास था, बॉम्बे था। अब इसके अलावा बंगाल को इसमें शामिल कर दिया गया। बंगाल के अलावा पंजाब को इसमें शामिल कर दिया गया और उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये अपने यहाँ
विधान परिषद का गठन कर सकते हैं और उनके माध्यम से अपने यहाँ पर विधायिका स्थापित कर सकते हैं और उनके द्वारा अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। वो शक्ति जो 1833 के एक्ट से छीन ली थी, एक्ट से छीन ली थी, वह पुनः दे दी गई। कब? 1861 से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रांतों को पुनः अधिकार दे दिए गए। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 3 नए प्रांत विधान परिषद का गठन किया गया, वो भी ध्यान रखिएगा। ये तीनों का गठन इसी एक्ट के तहत किया गया। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 3 विधान परिषदों का भी गठन किया गया। किस किस का? बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम। मद्रास, बॉम्बे पहले से थी, उनके अधिकार छीन लिए गए थे, गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे, वापस उन्हें कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यहाँ पर भी वैसे ही सिस्टम था। यहाँ पर जो एडिशनल मेंबर थे वो 6 से 12 हो सकते थे। यहाँ पर एडिशनल मेंबरों की संख्या 4 से 8 हो सकती थी, यानी कि मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8। ये यहाँ पर क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। तो ये कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। मैं पुनः बता रहा हूँ आपको, इंग्लैंड के अंदर एक व्यवस्था थी, उसी तरीके से भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। इंग्लैंड के अंदर जो है वो सम्राट है, उसके नीचे संसद, फिर पीएम, पीएम के नीचे मंत्री परिषद, कैबिनेट, और कैबिनेट का एक सदस्य जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, भारत सचिव या भारत मंत्री कहते थे, वो इस मंत्री परिषद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या होता था? सदस्य होता था। उसी के प्रति उसकी क्या थी? जवाबदेही थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय कैबिनेट, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, क्योंकि अकेला व्यक्ति पूरे भारत को कैसे देखेगा। तो उसकी हेल्प के लिए एक परिषद का गठन किया गया जो 15 सदस्य थी। यह सारा सिस्टम इंग्लैंड में था। अब बात करें भारत में कौन था, तो भारत में वायसराय था और वायसराय के साथ उसकी काउंसिल थी जो पूरे भारत को देख रही थी, और वो जवाबदेह किसके प्रति थी? इंडियन सेक्रेटरी के प्रति। वो सारी जानकारियां किसको देती थी? सचिव, सचिव से मंत्री परिषद, पीएम में डिस्कस होता था, संसद में रखा जाता था और आवश्यकता होने पर सम्राट को सूचित किया जाता था। ये पूरा सिस्टम चल रहा था। यहां पर चेंज क्या हुआ? अब तक वायसराय जो था, पहले गवर्नर जनरल था, फिर वायसराय। उस वायसराय की जो कैबिनेट थी उसमें 4 सदस्य थे। उन 4 सदस्यों में से एक संख्या को बढ़ा दिया गया और 4 सदस्यों में से एक संख्या बढ़ाकर वो कितनी कर दी गई? 5। पहली चीज चेंज हुआ। और ये जो 4 सदस्य थे अब तक गवर्नर जनरल को क्या देते थे? सलाह देते थे। एडवाइजरी थी, एक तरीके से एडवाइजर मेंबर के रूप में थे। लेकिन पहली बार इनके लिए क्या किया गया? अलग से एक सिस्टम लागू किया गया जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता। अलग अलग इनको डिपार्टमेंट दे दिए गए। उन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इनके प्रति हो गई, वो इनके प्रति जवाबदेह हो गए। अगर किसी विभाग में कुछ भी होगा तो उसके प्रति जवाबदेह ये मेंबर्स होंगे। तो कुल उस समय 5 विभाग बनाए गए। गृह विभाग, होम्स, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस और रेवेन्यू, ये 5 विभाग थे। आगे चलकर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसी में आगे बता दूंगा 1874 के तहत एक नया विभाग और जोड़ दिया गया, और जिसके तहत पीडब्ल्यूडी विभाग। कौन सा? जब नया विभाग जोड़ेंगे तो एक सदस्य भी जुड़ेगा, तो सदस्यों की संख्या 5 की जगह क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और 6 में भी आपको पता है फिर छठा सदस्य कौन होगा? पीडब्ल्यूडी विभाग, जो आज भी कार्य कर रहा है। ये चीज हो गई, पहली चीज चेंज हो गया। दूसरा चेंज क्या हुआ? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। किसी महत्वपूर्ण विषय पर वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और मैंने कहा अध्यादेश का मतलब आधा आदेश, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 समझ में आ गया? राष्ट्रपति और राज्यपाल। उसके बाद अध्यादेश जारी करने की सह विवेक से अपने अध्यादेश जारी कर। इस अध्यादेश पर रोक लगा सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर अध्यादेश पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, लेकिन उस समय अध्यादेश पर रोक लगाई जा सकती क्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा। अगर चाहे तो क्राउन रोक लगा सकता है। तीसरा सिस्टम क्या था? अपने ने 1853 का अधिनियम पढ़ा था और उसमें कहा था कि गवर्नर जनरल के कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया था, उसके भागों को बांट दिया गया। एक एजुकेटिव दे दिया गया और एक लेजिस्लेटिव दे दिया गया। लेजिस्लेटिव की सहायता के लिए कुल 12 सदस्यों को शामिल किया गया। 12 सदस्यों में 6 सदस्य तो वो ही थे एज इट इज। कौन? एजुकेटिव काउंसिल वाले, यानी कि गवर्नर जनरल, उसके 4 सदस्य और एक कमांडर इन चीफ, सेनापति। 600 सदस्य थे, उनमें 4 प्रांतों के थे और 2 जज थे। यहां पर क्या किया गया? इन जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो था उसको यहां पर समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह एडिशनल मेंबर्स जोड़े गए।
एडिशनल मेंबर 6 से लेकर 12 तक संख्या हो सकती है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 12। इनको भी दो भागों में बांट दिया, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल वो जो सरकारी थे, जो अधिकारी थे, और नॉन ऑफिशियल पर जो सरकारी नहीं थे। और उनमें उन नॉन ऑफिशियल में शामिल किया गया पहली बार भारतीयों को। ध्यान रखना, वायसराय की परिषद में कहीं पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भारतीय शामिल नहीं है। लेजिस्लेटिव में शामिल किया गया, विधायिका में, विधायिक परिषद में, केंद्रीय विधान, और वो भी किसके रूप में, नॉन ऑफिशियल के तौर पर, गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और उनमें भी 3 शामिल किए गए, एक महाराजा ऑफ पटियाला, एक नरेश ऑफ ग्वालियर और एक बनारस का राजा। इन 3 को शामिल किया गया, जिनका उद्देश्य कहीं ना कहीं वो व्यक्ति रहे होंगे जो खास होंगे। और खास मैंने आपको कहा, राजा जी हैं तो खास ही होंगे। और वो किसके खास होंगे, गवर्नर जनरल के होंगे। ठीक है, अब ये जो 12 सदस्य थे, ये 12 सदस्य ही मिलकर पूरे देश के लिए कानून बनाते थे। अब आप समझिए, आज भारत के अंदर जब कानून बनता है तो कानून संसद के द्वारा बनता है। और संसद के अंदर आपको पता है 545, 245 लोकसभा, राज्यसभा, इतने सदस्य मिलकर कानून बनाते हैं। और फिर उसके ऊपर राष्ट्रपति क्या कराए, हस्ताक्षर करता है, तब जाकर कानून बनता है। और यहां पर केवल 12 सदस्य पूरे के लिए क्या बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। तो ये देखने सोचने की बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा इस अधिनियम में एक चीज और की गई, वो क्या की गई, 1833 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में विधायिका के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे और वो सारे गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे। ठीक है, यहां पर चेंज किया गया, 1833 में जो प्रांतों के विधायिक अधिकार लिए गए थे उनको वापस दे दिया गया कि आप अपने नियम कानून वो कानून बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए 2 मद्रास और बॉम्बे थे, 3 नई विधान परिषदों का गठन किया गया। बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम, इनके अंदर नई विधान परिषद का गठन किया गया। और यहाँ पर भी वही सिस्टम लागू किया गया कि यहाँ पर भी एडिशनल मेंबर होंगे जो 4 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, और वही उनकी पूर्ति की जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। इस टॉपिक को आगे पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक में कुछ और चीज़ें रह गई, उसको अगले सेशन में पढ़ें, या मैं देख रहा हूँ, चलो यहीं बता देता हूँ। एक और चेंज किया गया इस अधिनियम में, वो क्या चेंज था उसको समझ लीजिए। इसी अधिनियम के तहत भारत में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट की स्थापना की गई, समझ में आ गई। एक सुप्रीम कोर्ट था, आपको पता है, कलकत्ता के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट था। उस सुप्रीम कोर्ट को यहां पर समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि न्याय व्यवस्था को लेकर बड़े विवाद थे। एक कंपनी के न्यायालय थे, कोर्ट थे, और एक क्राउन के कोर्ट थे। तो इस तरह की दोहरी व्यवस्थाएं चल रही थी, जिनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो क्राउन के एक्ट, कंपनी के न्यायालय, उन सब को समाप्त कर दिया गया और नए हाई कोर्ट्स की क्या की गई, स्थापना की गई। उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहले, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट, और उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट। इन 3 हाई कोर्ट्स की भी क्या की गई, स्थापना की गई इसी अधिनियम के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। और ध्यान रखिएगा 1862 में इनकी क्या की गई, स्थापना की गई। सबसे पहले स्थापना जैसे मैंने लिखा है वैसे ही है। सबसे पहले कलकत्ता में, सेकंड नंबर पर बॉम्बे में, और थर्ड नंबर पर मद्रास में, यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद आप आगे चलकर पढ़ते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। आज की तारीख में भारत का एक हाई कोर्ट जो अपने आप में हमेशा सुर्खियों में रहता है, कौन सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऐसा हाई कोर्ट जिसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं, वो हाई कोर्ट कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज की तारीख में इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, तो प्रयागराज हो गया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है 1861। तो 1861 आपसे पूछे क्या परिवर्तन मिला, तो एक कह सकते हो आप हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई। एक आप कहते हो कि वायसराय की परिषद के अंदर सदस्यों को की संख्या में परिवर्तन किया गया, 2। तीसरा, पहली बार विभागीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लागू की गई, 3। चौथा, कि प्रांतों को अधिकार दिया गया, 5वां, जो वायसराय की जो विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका में, उसके अंदर पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया।
ये कुछ विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए किसके अंदर, ये बहुत मेजर फर्क आपको देखने को मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस पर भी कानून बनाएंगे उन कानूनों को रोक सकता है। जैसे आपको कहा, मैंने कहा 12 सदस्य कानून बनाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून जो मिलिट्री से संबंधित हो या फिर विदेश, ठीक है, उनसे संबंधित हो या और महत्वपूर्ण रेवेन्यू से या राज्यों से संबंधित हो, उन सभी पर अगर कोई कानून बनाता भी है ये लेजिस्लेटिव, तो भारतीय सचिव उसको रोक सकता है। इंडियन सेक्रेटरी के पास वो अथॉरिटी है कि वो उनके द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर कानून जो उन्होंने बनाया उसको रोकने की अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं रखता है। कौन? इंडियन सेक्रेटरी। मैंने कहा अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस अधिनियम से मिलती है और इस अध्यादेश को रोकने की शक्ति केवल और केवल क्राउन के पास है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, इसमें से कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली बार भारतीय शामिल होते हैं नॉन ऑफिशियल के तौर पर विधायिका में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में के अंदर भारतीयों को शामिल किया जाता है और 3 भारतीय शामिल होते हैं। इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। कौन कौन से? महाराजा ऑफ पटियाला, ग्वालियर नरेश और बनारस का राजा। ये 3 व्यक्ति कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते हैं और ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये अधिनियम मैंने आपको बताया, इस अधिनियम की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको देखने को मिली जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।